नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बुक 1 के चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ईंटे, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता के मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स क्वेश्चंस विथ आंसर्स। दोस्तों, इस चैप्टर में मुख्य रूप से 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो 8 मार्क्स क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। अगर इन तीनों क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि बोर्ड में आप 8 आउट ऑफ 8 एक क्वेश्चन के लिए जो मार्क निर्धारित होता है वो आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल और जवाब। 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका जवाब 350 वर्ड्स में होना चाहिए। और एक टिप्स मैं देता चलूं यहां पे आपको कि बहुत ही अच्छा हो यदि आप अपने जवाब पॉइंट्स में लिखें। तो पहला प्रश्न देखते हैं। Perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban centers. Support this statement by giving examples. संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। इस सवाल का जवाब देखिए। इसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को देखेंगे। हड़प्पा की बस्तियों में मोहनजोदड़ो शहर के अंदर बस्ती को 2 भागों में विभाजित किया गया था। और ये 2 भाग कौन कौन से थे? एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। दुर्ग की खासियत क्या थी? ये एक छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। और दूसरा जिसे हम निचला शहर कहते हैं वो साइज में अधिक बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था। तो ये फर्क था दोनों के अंदर, दुर्ग और निचला शहर में। दुर्ग की एक और खासियत ये थी कि इसको बनाने से पहले कच्ची ईंटों का चबूतरा बनाया गया था और उसके ऊपर दुर्ग का निर्माण किया गया था। इसके बाद इसे दीवारों से घेरा भी गया था और दीवारों से घेर कर इसको निचले शहर से अलग कर दिया गया था। जहां तक निचले शहर का सवाल है तो निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था और यहां के कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर भी बनाया गया था जो कि वास्तव में उन भवनों के लिए नींव का काम करते थे। तो अगर बस्ती के बारे में इतनी जानकारी हम दे दें तो काफी है। आगे बढ़ते हैं और जल निकास प्रणाली के बारे में देखते हैं। जल निकास प्रणाली के ऊपर 3 नंबर का अलग से भी सवाल आता है। तो अगर आप 8 मार्क्स का एक सवाल बनाते हैं और उसको अच्छी तरह तैयार करते हैं तो आपके 1 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर के सवाल एक साथ तैयार हो जाते हैं। तो हड़प्पा की जल निकास प्रणाली के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ की जो सड़कें थीं और यहाँ की जो गलियां थीं इनको लगभग ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था और सड़कें और गलियां दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। एक खास बात यह थी कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और उसके बाद उसके अगल बगल में आवासों का निर्माण किया जाता था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों के नालियों से जोड़ना था तो इसके लिए आवश्यक होता था कि प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली के साथ सटा होना चाहिए, तभी घर की गंदा पानी वहां के गली के नाली में जाएगा और फिर वहां से सड़क के साथ बनी हुई मुख्य नाली में जाकर के फिर शहर से बाहर निकल जाएगा।
चलिए अब वहां के स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं कि गृह स्थापत्य कला कैसी होती थी। तो एक खास बात यह थी कि हर घर में एक आंगन होता था और आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। यहाँ के लोग एकांत को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, इसीलिए ग्राउंड फ्लोर यानी कि भूमि तल पर जो घर बनाए जाते थे उनमें दीवारों में खिड़कियां नहीं दी जाती थीं, ताकि रास्ते के ऊपर से आने जाने वाले लोग घर के अंदर झांक न सकें। साथ ही एक खास बात यह थी कि मुख्य द्वार जो घर का होता था उसको इस तरह से बनाया जाता था जिससे कि आंगन का जो आंतरिक भाग है बाहर से कोई सीधा देख न सके। हर घर में ईंटों के फर्श से बना हुआ एक स्नान घर होता था और वहां की जो नाली होती थी वह जमीन पर सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। कई घरों में तो दूसरे तल तक जाने के लिए यानी कि सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए और छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई होती थी। कई आवासों के बाहर कुएं होते थे और इनका प्रयोग राहगीरों के द्वारा भी किया जाता था। अब बात करते हैं वहां मिले एक बृहत स्नानागार के बारे में, जो कि एक आयताकार जलाशय है और चारों ओर गलियारे से घिरा हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स होते हैं उनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सेंटेंस तो आप खुद से भी बना सकते हैं, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि बृहत स्नानागार एक आयताकार जलाशय था और यह गलियारे से घिरा हुआ था। इसके तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी दोनों भागों में 2 सीढ़ियां बनी हुई थीं और इसके किनारों पर ईंटों को जमाकर और जिप्सम के गाढ़े घोल से इसे जलबद्ध किया गया था। जलबद्ध करने का मतलब यह है कि फ्रेश पानी जो इस जलाशय में जमा किया जाता था वह बाहर न जा सके। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिसमें एक बहुत बड़ा कुआं भी मिला है और जलाशय से पानी को एक बड़े नाले में बहाने का भी प्रबंध किया जाता था, क्योंकि लोगों के स्नान करने के बाद जब पानी गंदा हो जाता था तो उसको बाहर निकालकर फिर उसमें फ्रेश पानी भरने की व्यवस्था होती थी। और इसी बृहत स्नानागार के उत्तर में एक गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचनाएं थीं जिसमें कि 8 स्नान घर बनाए गए थे और एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नान घर बने थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी ताकि जो गंदा पानी है वो बाहर निकल जाए। इस प्रश्न के उत्तर में दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने 1 से लेकर के 16 पॉइंट तक लिखे हैं। आप कम से कम याद रखें कि यदि ये प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो कोशिश करें कि मिनिमम 8 से 10 पॉइंट जरूर लिखें जो रेलिवेंट हों और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं जो 8 मार्क्स का है और क्वेश्चन देखिए क्या है। गिव एग्जांपल्स टू शो हड़प्पन कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंट लैंड्स। सुदूर क्षेत्रों से हड़प्पाई लोगों के संपर्क का उदाहरण दीजिए। यानी कि हड़प्पा के बाहर दूसरे देशों के साथ भी हड़प्पा के लोगों का संपर्क था, इस बात का उदाहरण आपको देना है। तो देखिए, एक उदाहरण तो यह है कि तांबे का प्रयोग ओमान में भी होता था और हड़प्पा में भी होता था और ऐसा प्रतीत होता है कि तांबा ओमान से हड़प्पा में लाया जाता था। क्यों? क्योंकि इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि ओमानी तांबे में और हड़प्पाई पुरावस्तुओं में दोनों में ही निकल के अंश मिले हैं।
जिससे ये पता लगता है कि तांबे का प्रयोग दोनों ही जगहों पे होता था और आयात और निर्यात भी किया जाता था। साथ ही एक विशेष प्रकार का मर्तवान भी मिला है, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी और ये मर्तवान ओमान से मिला है, जबकि ये बनता कहाँ था? हड़प्पा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें सामान रखकर ओमान भेजते होंगे, जिसके बदले में ओमान से हड़प्पा तांबा लाया जाता होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट कहता है कि मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम है। अब ये जो सवाल है ये आपके एमसीक्यू या ओटीक्यू के लिए भी पूछा जा सकता है कि ओमान के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था, और उत्तर है मगान। मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि तांबा ओमान से भी आता था और मेसोपोटामिया में जो तांबा आता था वहां भी निकल के अंश मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध ओमान और मेसोपोटामिया दोनों के साथ था। अगर दूसरे संपर्क को निश्चित करने वाले संकेतों की अगर हम बात करें कि और किन किन चीजों से ये चीज पता लगता है, तो फिर वहां की मुहरों को हम देख सकते हैं, वहां के बाट को देख सकते हैं, पासे देख सकते हैं जिससे वो खेलते थे, चौसर वगैरह, और मनके शामिल हैं। ये चीजें भी जब एक दूसरे के स्थानों पर मिलते हैं तो ये भी इस बात को इंगित करते हैं कि हड़प्पाई लोगों का संपर्क दूसरे लोगों के साथ हुआ करता था। अब देखिए, मेसोपोटामिया के लेखों में दिलमुन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये शब्द प्रयुक्त हुआ है बहरीन द्वीप के लिए। अब ये भी एक सवाल का, एक नंबर का सवाल बन गया। मगन ओमान के लिए अभी हमने कहा, और मेलुहा शब्द हड़प्पा के लिए प्रयुक्त होता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा के लोगों का संपर्क ओमान, मेसोपोटामिया, बहरीन, इन सारे जगहों से होता था। और मेसोपोटामिया में जो लेख मिले हैं उनमें मेलुहा यानी कि हड़प्पा से आने वाली वस्तुओं का जिक्र है, जिनमें ये प्रमुख हैं: कर्नीलियन, लाजवर्थ मणि, तांबा, सोना और अनेक प्रकार की लकड़ियां। अब मेलुहा के विषय में यानी कि हड़प्पा के विषय में मेसोपोटामिया का एक मिथक कहता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, और माना जाता है कि हाजा पक्षी मोर को कहा जाता था जो भारत में मिलता था। यह भी संभव है कि ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया से सामुद्रिक मार्ग से भी इनका व्यापारिक संपर्क था, क्योंकि हमें मुहरों के ऊपर जहाजों और नावों के चित्र मिलते हैं। साथ ही मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा यानी हड़प्पा को नाविकों का देश कहा जाता था। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी, एक्सप्लेन। हड़प्पा के जटिल फैसले लेने और उन्हें क्रियान्वित करने के संकेत मिलते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब इस प्रश्न के जवाब में आपको बताना है कि वहां का राजा कौन होता था जो फैसले लेता था और इनको कार्यान्वित करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सवाल 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि हड़प्पा में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता देखने को मिलती है, जैसे वहां के मुहरों की बात करें या फिर बाट की बात करें या फिर ईंटों की बात करें, तो हड़प्पा में जहां कहीं भी जाइए इन सब का एक स्टैंडर्ड साइज और वेट हुआ करता था। साथ ही अलग अलग कारणों से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग
बस्तियां बसाई गई थीं। जैसे नागेश्वर के बारे में हम लोग बात करते हैं या बालाकोट के बारे में बात करते हैं, जहां पर मृत्सिप का कारोबार होता था। इसके अलावा ईंट बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया जाता था, जो कि एक बहुत बड़ा काम था। और निश्चित रूप से ये काम वही व्यक्ति कर पाता होगा जिसके पास पावर होगा और संसाधन भी होगा। पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है, जिसे वो लोग प्रासाद की संज्ञा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहां का राजा शायद इसी प्रासाद में रहता होगा। साथ ही वहां पर एक पत्थर की मूर्ति भी मिली है, जिसे पुरोहित राजा कहा गया है। और पुरोहित राजा के साथ एक खास बात ये थी कि इस तरह के पुरोहित राजा मेसोपोटामिया में भी देखने को मिलते थे। तो इस तरह से मेसोपोटामिया के इतिहास में और सिंधु घाटी के क्षेत्र में जो पुरोहित राजा हुआ करते थे, उनमें एक साम्य देखने को मिलती है, एक समानता देखने को मिलती है। इसी आधार पर इनको पुरोहित राजा कहा गया। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह कोई जरूरी बात नहीं है कि जो पुरोहित अनुष्ठान करवाते होंगे उनके पास राजनीतिक सत्ता भी होती होगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कुछ पुरातत्वविदों का मत ये भी है कि हड़प्पा समाज में शासक होते ही नहीं थे और सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। ये भी एक विचार है, लेकिन इस विषय में कुछ भी निश्चित रूप से कहना कठिन है। ये जो तर्क दिया जाता है कि समाज में सबकी सामाजिक स्थिति समान होगी, ये विश्वास करने के योग्य नहीं है, क्योंकि किसी भी समाज में सबकी सामाजिक स्थिति समान नहीं होती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हड़प्पा में कोई एक नहीं बल्कि कई शासक हुआ करते थे। जैसे मोहनजोदड़ो में अलग शासक होते होंगे, हड़प्पा में अलग शासक होते होंगे, और ऐसे ही हर शहर का, हर गांव का अपना अपना राजा होता होगा। ऐसा भी मत कुछ लोग देते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि पूरा हड़प्पा का क्षेत्र एक ही राज्य था, और इसके पीछे वो ये तर्क देते हैं कि यहाँ जो पुरातत्व की वस्तुएं मिली हैं उनमें समानता है, नियोजित बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, ईंटों के आकार में जो एक निश्चित अनुपात है वो पूरे हड़प्पाई क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और कई बस्तियों को जो कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थित थे। इस बात से ये पता लगता है कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के अंदर आने वाला क्षेत्र एक ही राज्य था, और हो न हो यहाँ पर एक ही राजा होते होंगे। तो ये जो अंतिम परिकल्पना है, जो पॉइंट नंबर 7 के अंदर जो डिस्कस की गई है, इसके बारे में ये बात कहा जा रहा है कि ये ज्यादा युक्ति संगत प्रतीत होता है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े इलाके में एक व्यक्ति जो संपूर्ण संसाधन संपन्न होगा और जिसके पास शक्ति होगी, वही इतने जटिल निर्णय लेने में सक्षम होगा और उसको कार्यान्वित कर पा रहा होगा। तो दोस्तों, ये 3 सवाल थे जो 8 मार्क्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद।